दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोगों का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का वायरल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को, जो आप लोगों के वार्षिक परीक्षा 2025 में आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाली हूँ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट वायरल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सेट 1 है। सेट 2 सेट 3 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का इकोनॉमिक्स का पहला सवाल को देखिए। पहला सवाल कह रहा है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, ये आप लोग को बताना है। तो बताइए किस अर्थशास्त्री का है यह कथन। तो यह कथन है अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है संसाधनों की दुर्लभता के कारण। संसाधनों की दुर्लभता के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? बताना है कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है चारों में से। तो नहीं है, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। यह एक क्या नहीं है? सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखिए। शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो स्टैटिस से हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल को देखिए, डैश सभी समस्याओं की जड़ है। क्या सभी समस्याओं की जड़ है? तो अभाव सभी समस्याओं की जड़ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा चर का उदाहरण? ये चारों ऑप्शन में से तो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। 7 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है बताना है। तो कम खर्च भी है, कम समय भी लगता है और कम प्रगणक की आवश्यकता, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? तो ये तीनों है लाभ। डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखिए, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साक्षरता दर, जनसंख्या के आकार और संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर सवाल का देखिए, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? क्या ईमेल के द्वारा,
सर्वेक्षण ईमेल सर्वेक्षण के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, या फिर डाक सर्वेक्षण, या फिर एसएमएस सर्वेक्षण, या फिर टेलीफोन सर्वेक्षण। तो ऑफकोर्स टेलीफोन सर्वेक्षण होगा, क्योंकि उसमें वो सुन सकते हैं और बोलने वाले बोल सकते हैं। तो टेलीफोन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल कह रहा है वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु है। 60 वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 60 और 80 के बीच में क्या गायब है? तो 70 गायब है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य बिंदु मतलब मध्य में, इन दोनों के मध्य में क्या होगा? तो 70 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए, 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहा जाएगा? तो कालानुक्रम वर्गीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? चर जो है सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है चर को? तो 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए कि किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? तो कहते हैं 14 का डी आवर्ती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आवर्ती। 15 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, क्या है? विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है। विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बारंबारता। क्या कहलाता है? बारंबारता सारणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बारंबारता सारणी। 15 का सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अंकगणितीय रेखाचित्र जो है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो काल श्रेणी आलेख से जाना जाता है। काल श्रेणी आलेख से जाना जाता है अंकगणित को। 16 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर है बारंबारता बहुभुज किससे वायु उत्पन्न होता है? बारंबारता बहुभुज किससे वायु उत्पन्न होता है? तो आयत चित्र से उत्पन्न होता है, आयत चित्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर सवाल को दोस्तों, क्या है? एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? तो इनमें सभी होता है। सारणी संख्या भी होता है, उसके बाद शीर्षक और उपशीर्षक अवशीर्ष, मतलब इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उससे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि प्रयुक्त होगी? आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उससे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आरेखीय, आरेखीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है। क्या आता है बताना है आप लोग को। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या आता है? तो आता है ऑप्शन नंबर सी, दंड आरेख आता है। दंड आरेख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। 21 नंबर सवाल देखिए, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है?
तो सूती वस्त्र का एक किस्म है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर सवाल को, धन निकासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निकासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल को देखिए, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात अतिरेक से तात्पर्य है आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 24 का सी हो जाएगा, 16% से कम थी। 16% से कम थी, सी करेक्ट हो जाएगा 24 का। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई और थाने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई मतलब मुंबई और थाने। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए सवाल को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है? निजी लाभ और जन कल्याण दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समवृद्धि दर कितनी थी? तो बताना है कितनी थी। 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6% वार्षिक, 6% वार्षिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 28 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, क्या है, क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। किस वस्तु का उत्पादन होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बताना है। तो बाजार में जिसकी मांग होती हो, उसके बाद जिसका उत्पादन में लाभ होता हो, विदेशों में जिसकी मांग हो, इनमें सभी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर सवाल को, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो रूस से ली गई थी। 29 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं और कौन कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए सबसे पहले वीडियो, एग्ज़ाम नहीं आने से पहले कौन कौन सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए, इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस का कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए 31 नंबर सवाल को, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? तो इनमें सभी हो जाएगा, उद्योग भी होगा, कृषि और पर्यटन, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है।
कौन सा काल माना जाता है? तो माना जाता है 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विदेशी ऋण क्या है? विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण होगा। विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण और विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया ऋण, मतलब इनमें सभी हो जाएगा। उद्योग, उसके बाद सरकार और व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर सवाल का। 36 नंबर देखिए दोस्तों क्या है। 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? तो कितनी मिली थी? मिली थी 7 बिलियन डॉलर। 7 बिलियन डॉलर। 36 का बी हो जाएगा, 7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर सवाल को। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर सवाल है। नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? अनिवार्यता को जारी रखा गया तो कितना होगा? 6 होगा, 6। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो बताना है कौन सा है? IT कंपनी। IT कंपनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों फटाफट। ये अंतिम सवाल है। कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से निर्यात सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से निर्यात वस्तुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है बाह्य प्रापण। बाह्य प्रापण कहलाती है, बाहरी प्रापण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वित्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।